हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे कंप्यूटर निर्देशक के अंदर से सी प्रोग्रामिंग के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। थोड़ा बहुत देखे थे, लास्ट में अपन ने छोड़ा था एरर के बारे में। ठीक है ना। अब उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं कि एरर कितने प्रकार के होते हैं, उन्हीं के बारे में। पहले एक छोटी सी आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ गाइज। जब आरपीएससी प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक शॉर्ट नोट्स वाली क्लास स्टार्ट हो रही है। केवल 7 दिन का क्लास होंगी, याद रखना, जिसके अंदर संपूर्ण रिवीजन करवाया जाएगा शॉर्ट नोट्स के साथ में। ठीक है गाइज, तो जो तैयारी कर रहे हैं उससे इससे जुड़ना न भूलें। अब बात करते हैं एरर के बारे में। एरर का मतलब आपको पता चल चुका था, पिछली बार मैंने बताया था कि इसका मतलब क्या होता है, गलतियाँ, फिर इसको क्या कहते हैं, एरर कहा जाता है। अब बात करें टाइप ऑफ एरर के बारे में, तो ये मैं चीज़ें मैंने बता चुका हूँ कि कौन कौन सी एरर होती हैं, जिसके अंदर से सिंटेक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कहा जाता है, साथ में रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर जिसको बग कहा जाता है, साथ में बात करें तो सिनेमैटिक एरर जिसको रेफरेंस एरर कहा जाता है, और एक आता है लिंक्ड अथवा लिंकर एरर। ये सारे टाइप अपन लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इनके बारे में, एक एक बारे में कि किस प्रकार से क्या काम करता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है गाइज सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होता है, यह कंपाइल टाइम एरर भी कहलाती है। याद रखना कि आपको सीधा सा एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपाइल टाइम एरर क्या होती है। कंपाइल टाइम एरर वो होती है जिसको सिंटेक्स एरर कहा जाता है। अब बात करें, ये जो सिंटेक्स एरर है या फिर कंपाइल टाइम एरर है, वो कब आती है। मैन रूप से तब आती है जब प्रोग्राम को किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता, मतलब ऐसे ही कुछ लिख दिया जाता है, तो उसको उस समय क्या जाती है, सिंटेक्स एरर आ जाती है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि प्रोग्राम में सिंटेक्स के रूल्स अथवा रेगुलेशन को रॉन्ग लिखा जाता है, उस समय ये सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाती है। याद रखना, या फिर कंपाइल टाइम एरर जनरेट हो जाती है। आपसे ये पूछेगा कि यदि प्रोग्राम के सिंटेक्स अथवा रूल और रेगुलेशन को रॉन्ग लिख दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी एरर जनरेट होगी, तो याद रखना कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिख दिया गया, इंट ए लिख दिया गया। यहाँ पर क्या चीज़ मिसिंग है गैस, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग आ जाता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी जनरेट होगी, यहाँ पर जनरेट होगी कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, या फिर सिंटेक्स एरर जनरेट होगी। या फिर एक छोटी सी चीज़ और आ जाती है, आपके पास में ऐसा लिख के दे दे, इंट बी लिख दिया, और यहाँ पर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एरर है, या कौन सी एरर बताओगे, तो यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग देखने को मिला है, तो कंपाइल टाइम एरर या फिर सिंटेक्स एरर देखने को मिल जाती है। ठीक है, सिंटेक्स एरर आपकी कंप्लीट हो जाती है। और बात की जाए तो जो सिंटेक्स एरर या फिर कंपाइल टाइम एरर है कब आती है, तो याद रखना, जब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, फिर ट्रांसलेट करते हैं, उस समय आ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, कंपाइल टाइम एरर प्रोग्राम को कंपाइल और ट्रांसलेट के करने पर आती है, ये भी याद रखना। इतना ही रहता है इसके अंदर, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब बात करते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपके पास में HLL है, बोले तो हाई लेवल प्रोग्राम है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको ट्रांसलेट किया आपने किस में, LL में, बोले तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर से आपने ट्रांसलेट किया। यहाँ पर आपके पास में EXE फाइल बन गई, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है वो रन तो हो जाता है। जैसे यदि आपने 2+2 वाला लगाया तो 4 भी आपको आंसर आ गया, यदि 2-2 तो भी आपको 0 दे दिया गया, यदि 2×2 तो भी 4 दे दिया गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशन है जिसको फॉलो नहीं कर पाया, जैसे 2 में 2 का भाग दिया, इन्फाइनेट आपको दे दिया आंसर, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसी के समय कौन सी जनरेट होगी, रन टाइम है वो एरर जनरेट हो जाती है। इन्हीं के बारे में बात करें ना गाइज, यदि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने पर रन टाइम या फिर टर्मिनेट हो जा गया है तो रन टाइम एरर आएगी। याद रखना, आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली चल गया, लेकिन कुछ कंडीशन पर क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया या फिर उस समय वो चला नहीं, तो वहाँ पर क्या आएगी गाइज, याद रखना, रन टाइम एरर आ जाती है। जैसे कंडीशन हो जाती है, यहाँ पर फॉलो हो गई, यहाँ पर फॉलो हो गई, यहाँ पर फॉलो हो गई, यहाँ पर फॉलो नहीं हुई, तो यहाँ पर कौन सी जनरेट आएगी, यहाँ पर आएगी रन टाइम एरर जनरेट हो जाएगी। आगे चर्चा करते हैं। आगे बात करें तो नोट डाल के एक चीज़ लिखी गई है, क्या लिखा गया है कि रन टाइम एरर में प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन होगा। ये चीज़ याद रखना कि रन टाइम के अंदर से प्रोग्राम आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन पे वहाँ पर वो क्या है, रुक जाएगा। अब बात करें, जो रन टाइम एरर होती है उसको एक्सेप्शन भी कहा जाता है। एक्सेप्शन का मतलब बात करें तो इसको अपवाद भी कहा जाता है, याद रखना गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल एरर।
लॉजिकल एरर होती है, इसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। और इसको कौन करता है? इसकी टेस्टिंग के लिए करता है QA होता है, ठीक है, या फिर टेस्टर जिसको बोलते हैं IT कंपनी के अंदर से, वो इसको करता है। इसका काम क्या रहता है? इसका काम ये रहता है कि आपके पास में डेवलपर क्या करेगा, बिल्ड बना के किसको देता है? QA को देता है। QA उसके अंदर से टेस्ट करता है किस प्रकार से उसकी फंक्शनलिटी काम कर रही है नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है। जैसे आपके पास में होगा इनपुट हो गया, प्रोग्राम हो गया और आउटपुट हो गया, सारा का सारा प्रोग्राम है, इनपुट आउटपुट दे के उसमें हो गया। लेकिन क्या हुआ, आपने 2 + 2 = 4 वाला प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो आपके पास में आंसर क्या दे रहा है? 2 + 2 14 दे रहा, 17 दे रहा है गाइज। तो ये कौन सी एरर आ जाती है? लॉजिकल एरर आ जाती है। या फिर बोल सकते हो कि यूजर को जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ तो इसको मिल ही नहीं रही था, तो वहाँ पर क्या आ जाती है? लॉजिकल एरर आ जाती है। इसके बारे में बात करें तो यदि प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोग्राम का आउटपुट और वर्किंग सही नहीं होता है तो लॉजिकल एरर आ जाती है, याद रखना। बात करें यहाँ पर क्या होता है, कंपाइल और रन होता है, वो दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो सक्सेसफुली रन होंगी गाइज, याद रखना। यहाँ पर कंपाइल भी सक्सेसफुली तरीके से काम करेगा, रन भी सक्सेसफुली होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेमैटिक एरर। सिनेमैटिक एरर होता है, इसको रेफरेंस एरर के नाम से भी जाना जाता है गाइज। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं अपन, इसको याद रखना कि सिमेट्रिक एरर होती है, उसको रेफरेंस एरर कहा जाता है। जैसे इंट = ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, इंट कैसे क्या लिखा जाता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी बहुत जो बेसिक चीज़ें आपको आ रही हैं, जो भी समझ में आ रहा है उतना समझो, फिर अपन बढ़िया तरीके से जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर लिख दिया गया x = 2, y = 20 लिख दिया गया, लेकिन z लिखा गया zx + y। यहाँ पर z क्या है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना प्रोग्रामर को समझ में आएगा, तो इसको सिमेंटिक एरर कहा जाता है या फिर रेफरेंस एरर कहा जाता है, ठीक है। ये सिमेंटिक एरर कहलाती है। अब बात करें लिंक्ड या फिर लिंकर एरर के बारे में। लिंक्ड अथवा लिंक्ड एरर के बारे में जब चर्चा होती है ना गाइस, जैसे आपके पास में test.obj फाइल आ जाती है, ये ऑब्जेक्ट फाइल आ जाती है, यहाँ पर इसको क्या किया, लिंकर किया और लास्ट में exe फाइल आपको मिली। किस प्रकार से काम करता है और बात करें तो देखो, यदि ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर से लिंक नहीं होती है तो लिंकर एरर जनरेट होगी, याद रखना। अब बात करते हैं, ये तो एरर के बारे में हो गया कि एरर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से आती हैं उनके बारे में। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो C प्रोग्राम होता है उसको कैसे कर लिखते हैं, कैसे सीखें उसके बारे में। देखो एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ गाइज, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले बात करें तो आप जब छोटे थे उस समय आपको क्या सिखाया गया था, ABCD सिखाई गई थी। ABCD सिखाने के बाद में उसको क्या किया आपने, उनको जोड़ा, जोड़ने के बाद में वो मीनिंग बन गई। मीनिंग बनने के बाद में आपने क्या किया, वहाँ पर उसको बना दिया गया, सेंटेंस बनाया, सेंटेंस बनाने के बाद में आप उसको पैराग्राफ बना दिए गए। इस प्रकार से काम होता था इंग्लिश के अंदर से। सेम वैसा का वैसा ही काम होगा C प्रोग्रामिंग के अंदर से। अपन छोटे छोटे पार्टों को पढ़ेंगे, फिर छोटे छोटे पार्टों को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद में अपन एक प्रोग्राम बनाएंगे और उनको रन करेंगे। और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको लाइव एग्जांपल, लाइव प्रोग्राम रन करके भी दिखाऊंगा किस प्रकार से वर्क करता है वो चीज़ें भी, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, देखो उदाहरण के बारे में बात करें। इंग्लिश को सीखना है। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले A से Z तक का आपको सीखना है। बाद में आपको वर्ड्स बनाने हैं, वर्ड्स बनाने के बाद में आपको सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस बनाने के बाद में आपको पैराग्राफ बनाते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश सीखी जाती है। सेम यही स्टेप, ऐसा का ऐसा स्टेप आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग के अंदर से यूज़ करना है, जिससे आपको प्रोग्रामिंग है वो एकदम ईजी वे में आने लग जाएगी गाइज। अब बात करते हैं कि C प्रोग्रामिंग के अंदर से कौन कौन से स्टेप यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। अब बात करें, सबसे पहले A से Z तक आपको सीखना है, छोटे A से छोटे Z तक सीखना है, फिर 0 से 9 तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में बात करें टोकन्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ गाइज। इसके साथ में आइडेंटिफायर हो गए, कीवर्ड्स हो गए, साथ में इन सभी को मिलाया तो आपको स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट के अंदर से बात करें, जैसे इंट x = 2 आ गया, और इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद में एक प्रोग्राम बन जाता है। इस प्रकार से C प्रोग्रामिंग की जाती है गाइज, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अपन ऐसे छोटे छोटे पार्टों में C प्रोग्रामिंग को बांटेंगे जिससे अपने को एकदम ईजी वे में आसानी से याद रह जाए। अब बात करते हैं गाइज, C प्रोग्रामिंग का परिचय किस प्रकार से होता है, इसका भी। वैसे तो आजकल के कोई एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अपन जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बनी, कैसे कैसे बनी, उनके बारे में। तो बात करते हैं C प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री आती है।
सी प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें तो सी प्रोग्रामिंग है 1972 में बनती है। इसको फाउंडर होते हैं डेनिस रिची के द्वारा इसको बनाया जाता है। जो कौन सी लेबोरेटरी थी तो याद रखना ANT बेल लेबोरेटरी थी जो USA की थी, इसके अंदर इसको बनाया जाता है। ठीक है गाइज। अब ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले ही ये जो सी लैंग्वेज है वो बन गई, उससे पहले भी कुछ लैंग्वेज हुआ करती थी, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं गाइज। सबसे पहले बनी थी ALGOL। ठीक है, ये 1960 में बनती है, इसको इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। फिर बनती है BCPL जो 1967 में बनती है, जिसको मार्टिन रिचर्ड के द्वारा बनाया जाता है। फिर आती है बी लैंग्वेज 1970 में बनती है, केन थॉमसन के द्वारा इसको बनाया जाता है। फिर आती है सी लैंग्वेज जो 1972 में बनी है, ये अपने को पढ़नी है, डेनिस रिची के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर बात करें तो KNRC जो 1978 में बनी थी, जो केरिगन और डेनिस रिची दोनों ने मिलकर बनाई गई थी। तो ये चीज़ें अपने को ज़्यादा थोड़ी बहुत याद रखनी है, ये याद रख लेना बस। ठीक है, तो मैंने रूप से अगर बात करें ना गाइज, तो अपने को सी लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अपन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज कब बनती है, कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है। तो याद रखना सी लैंग्वेज है 1972 में बनाई जाती है डेनिस रिची के द्वारा, और किसके द्वारा, एक कौन सी जो प्रयोगशाला थी जिसका नाम था AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर से इसको बनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं जो सी लैंग्वेज आपके सामने बनी, उसके कुछ ना फीचर्स तो होंगे ना जिसके कारण इसको बनाया गया। कौन से ऐसे फीचर्स थे? आज के दौर के अंदर से अगर बात की जाए तो सी लैंग्वेज है वो जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो उन सभी की मदर कहलाती है। बिना सी लैंग्वेज से आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर टैबलेट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ये भी सी लैंग्वेज के अंदर से संभव हो सकता है, संभव हुआ है। दूसरा बात करें, आप MS ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, वो भी क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर से काम होना संभव हुआ है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। पहला फीचर्स आ जाता है यह मदर लैंग्वेज है। याद रखना जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदर कहलाती है सी लैंग्वेज। दूसरा बात करें, दूसरा फीचर्स आ जाता है ये HLL है, बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, और इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है। दूसरा आ जाता है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ये भी इसका फीचर्स होता है सी लैंग्वेज का, जिसके अंदर से बात करें अपर लेटर नेम S लोअर आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो इसका मतलब int A इजिकल टू ये लिखा गया और int B इजिकल टू ये लिखा गया, दोनों का मतलब अलग अलग आ जाता है। दूसरा फीचर्स इसका आ जाता है कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है? सी लैंग्वेज होती है, प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। दूसरा बात करें तो इसको जनरल पर्पज़ लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। दूसरा बात करें को नेक्स्ट आता है इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है गाइज, इजी टू लर्न। आपको थोड़ा बहुत दिमाग में होगा कि अपन कैसे याद करेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मैं बेसिक तरीके से आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से ये काम करती है सी लैंग्वेज, कैसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो याद रखना यह मिडल लेवल लैंग्वेज भी होती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यह HLL को भी सपोर्ट करेगी और दूसरा LL को भी सपोर्ट करेगी। HLL बोले तो हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा बोले तो LLL लो लेवल लैंग्वेज, इन दोनों के गुण अपने पास में रखती है, इसलिए इसको मिडल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर से मॉड्यूलिटी भी का गुण पाया जाता है, और दूसरा जाता है पोर्टेबिलिटी का गुण भी पाया जाता है। ये सारे के सारे इसके किसके हैं? सी लैंग्वेज के फीचर्स आ जाते हैं। आपसे अगर मैं कोई भी आप PGDCA BCA किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके बारे में पूछ सकता है कि फीचर्स पूछे जाते हैं कि किस सी लैंग्वेज के फीचर्स लिखो, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो। कम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में एकदम कंप्लीट इसके अंदर से मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे बात करते हैं गाइज, यह है पॉइंटर को सपोर्ट करती है। सी लैंग्वेज होती है वो पॉइंटर को सपोर्ट करती है, याद रखना। और बायोस प्रोग्राम भी सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हुआ, वो सारी चीज़ें हैं ना, वो किसके अंदर से बनाए जाते हैं? वो सी लैंग्वेज के यूज़ कर बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो आज का जो ज़माना है ना, आप रील बना रहे हो, व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, वगैरह वगैरह, सारा का सारा संभव किसके कारण हुआ है? सी लैंग्वेज के कारण हुआ है। तो याद रखना एंड्रॉयड भी सी लैंग्वेज से ही बनता है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करें तो जावा कंपाइलर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बाय सी लैंग्वेज। जो जावा सी और जावा कंपाइलर हैं वो सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए बनाए गए हैं। MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस भी सी लैंग्वेज से बनता है, याद रखना। आगे बात करें तो एक चीज़ है जो सी लैंग्वेज है ना, ये UPS के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है।
किसको नहीं करेगी? जो सी लैंग्वेज होती है उसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती है। दूसरा बात करें तो जो सी लैंग्वेज होती है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर बात करें, देखो दो प्रकार की लैंग्वेज होती हैं, एक तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट उनको कहा जाता है कि वो एक फिक्स प्लेटफॉर्म पर काम करेंगी और दूसरे पर नहीं करेंगी, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज वो होती हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो सभी जगह रफ यूज़ हो सकती हैं, उसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेकिन जो सी लैंग्वेज होती है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रोसेस आता है गाइज जिसका नाम होता है, इसी के बारे में लिखो, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ सी लैंग्वेज। ये किस प्रकार से कंपाइलेशन प्रोसेस होता है सी लैंग्वेज के अंदर से, उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे गाइज, ठीक है। जैसे आपके पास में सबसे पहले यहाँ पर HL कोड है। HLL बोले तो सोर्स कोड जिसको बोला जाता है, सी प्रोग्राम है। इसको साथ में किसके पास में जाएगा? ये ट्रांसलेटर के पास में जाएगा। ट्रांसलेटर इसको चेंज करेगा LL प्रोग्राम के अंदर से। LL बोले तो लो लैंग्वेज प्रोग्राम। साथ में इसके साथ में EXE फाइल बन जाती है। .exe फाइल किसके पास में जाती है? OS के पास में जाती है। OS इसको क्या कर देता है? आउटपुट दर्शा देता है। इस प्रकार से प्रोसेस देखने को मिल जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताया है। अब बात करते हैं किस प्रकार से कौन कौन से प्रोसेस से गुजरने के बाद में एक प्रोग्राम बनता है उसके बारे में। सबसे पहले आपके पास में एक सी प्रोग्राम है। कौन सा है? सी प्रोग्राम, जिसको बोला जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड को क्या करोगे? प्री प्रोसेसर के पास में लेकर जाओगे और प्री प्रोसेसर के पास में यहाँ पर क्या होगा? जो सी प्रोग्राम है .c फाइल को बनाएगा। .c बोले तो इसका एक्सटेंशन होता है, याद रखना, मैं सारी चीज़ें लिखा दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से इसका एक्सटेंशन बनता है। प्री प्रोसेसर के बाद में बात करें तो इसको एक्सटेंडेड कोड में चेंज कर दिया जाता है। एक्सटेंडेड कोड बनने के बाद में यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन हो जाता है .i बन जाता है। .i बनने के बाद में यहाँ पर जो एक्सटेंडेड कोड है ये क्या जाता है कंपाइलर के पास में। कंपाइलर इसको चेंज कर देता है असेंबली कोड के अंदर से, और असेंबली कोड में जैसे ही चेंज होगा यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन हो जाएगा .s में बदल जाएगा। एकदम इजी वे में मैं इनको याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बाद में असेंबली कोड है ये असेंबलर के पास में जाता है और असेंबलर इसको किसके पास में भेज देता है? इसको बदल देता है obj फाइल के अंदर से। यहाँ पर इसका एक्सटेंशन हो जाता है .obj। अब obj से यहाँ पर जाता है लिंकर के पास में। लिंकर किसके पास में भेज देता है? इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल के पास में बदल देता है और यहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन बन जाता है .exe बन जाता है गाइज। और .exe फाइल बाद में किसके पास में भेजता है? लोडर के पास में भेजता है। लोडर किसके पास में लोड कर देता है? अपने OS के ऊपर लोड कर देता है और अपनी स्क्रीन के ऊपर उसका प्रोग्राम आ जाता है। इस प्रकार से एक प्रोग्राम होता है सी लैंग्वेज का, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा और आप मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा गाइज। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।